नमस्कार दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों। जियोग्राफी क्लासेस आपका स्वागत करता है। चलिए आज क्लास 11th का हिस्ट्री का दूसरा क्लास शुरू करते हैं। आशा करते हैं आपको हिस्ट्री का पहला क्लास अच्छा लगा होगा और आप नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। कल हम लोगों ने पहला क्लास में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर तक छोड़ दिए थे। चलिए आज इसको पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो में अंतर क्या है, तो पढ़ते हैं पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। इनके जबड़े भारी होते थे। इनके दांत भी बड़े होते थे। हाथों की दक्षता सीमित थी। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। नेक्स्ट है, ये अपना अधिक समय पैरों पर गुजारते थे। कौन? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग होमो में। होमो तो होमो क्या है, इसकी हम लोग विशेषता पढ़ लेते हैं। इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा छोटा होता था। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस की मस्तिष्क क्या होता था, बड़ा होता था। होमो का क्या होता है, छोटा होता है। इनके जबड़े हल्के होते थे। इनके दांत छोटे आकार के होते थे। ये हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे और इसमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक थी। चलिए हम लोगों ने दोनों का अंतर पढ़ लिया। अब आगे आते हैं हम लोग होमिनाइड में। होमिनाइड अब ये क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। यह बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और इनकी पूंछ नहीं होती है। किसकी? तो ये होमिनाइड की। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं होमिनाइड की विशेषताएं। तो होमिनाइड की विशेषताएं क्या क्या है, तो होमिनाइड्स बंदरों से कई तरह से भिन्न होते हैं। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। ठीक है। अब पढ़ते फिर होमिनिड के बारे में। होमिनिड होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। इस परिवार में सभी रूपों में मानव प्राणी शामिल है। होमिनाइड की विशेषताएं के बारे में अब पढ़ते हैं। तो होमिनिड की विशेषताएं, इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। इनके पास पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता होती थी। ये दो पैरों के बल चलते थे। कौन? तो होमिनिड की विशेषताएं हैं ये, जो होमिनिड होते थे। ठीक है ना, जो होमिनिड डेई परिवार से होते थे, उसी का सदस्य होता था ये। इनके हाथों में विशेष क्षमता जिससे वह औजार और उसका बना सकते थे और उसका इस्तेमाल कर सकता था होमिनिड से। अब कहते हैं होमिनिडों के अफ्रीका में उद्भव के प्रमाण। मतलब हम लोग को कैसे पता लगा जो होमिनिड जो है वो अफ्रीका में ही मिला सबसे पहले, तो इसके दो प्रमाण हैं। कितने प्रमाण इसके? दो। ठीक है, देखते हैं आगे। दो प्रमाण हैं। जैसे अफ्रीका वानरों एप समूह होमिनिडों में बहुत गहराई से जुड़ा है। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश जीन से हैं, जो पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं, और अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म इतने पुराने नहीं हैं। तो अफ्रीका में जो पाए गए पुराने हैं और अफ्रीका के बाहर जो पाए गए हैं पुराने नहीं हैं। अब आगे देखते हैं होमिनिड और होमोनाइड में अंतर। होमिनिड क्या है, तो देखो, इनका होमोनाइडों की तुलना में मस्तिष्क छोटा होता था। ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिसके सहारे ये हथियार बना सकते थे और इन्हें इस्तेमाल कर सकते थे। इनकी उत्पत्ति लगभग
56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। किसकी? तो होमोनिड की। क्लियर। अब आते हैं हम लोग होमोनाइड में। होमोनाइड क्या है? इसका मस्तिष्क होमोनिड की तुलना में बड़ा होता था। वे चौपाए थे, मतलब 4 पैर वाले, यानी 4 पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनका शरीर, अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इनकी हाथों की बनावट भिन्न थी और ये औजार का उपयोग करना नहीं सीखे थे। इनकी उत्पत्ति होमोनिडों की उत्पत्ति से पहले का माना जाता है। चलिए अब आगे आते हैं। आदिकाल मानव किस प्रकार भोजन ग्रहण करता था? पहले का जो मनुष्य था उस समय भोजन कैसे वो लोग ग्रहण करता था, खाता कैसे था? तो देखते हैं। आदिकाल मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था। पहला संग्रहण, दूसरा शिकार, तीसरा मछली पकड़ना और चौथा अपमार्जन। ठीक है। अब आते हैं, जैसे संग्रहण हो गया, कहीं से कलेक्ट करके लाना, चुन जान के। शिकार हो गया जैसे कि जानवरों को मारना हथियार से, और उसके बाद हो गया मछली पकड़ना नदी तालाबों से। ठीक है। देखते हैं आप अपमार्जन क्या है। इसका अर्थ है त्यागी हुई वस्तु का सफाई करना या भक्षण करना। अब आते आगे हम लोग संचार, भाषा और कला में। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत है, मतलब भाषा का विकास कैसे हुआ, तो इसके लिए बहुत तरह के मत हैं। जिसे देखते हैं आगे में। होमिनिड भाषा में अंग विक्षेप यानी कि हाव भाव या हाथों का संचालन, हिलाना शामिल था। कहने का मतलब है जैसे अभी हम लोग किसी गूंगा से बात करते हैं तो किस हिसाब से बात करते हैं, तो इशारे से बात करते हैं। तो पहले के समय वही था। और उसी से क्या होता है ना, हम लोग कुछ कहना चाहते हैं किसी को, तो अगर गुस्सा करना चाहते हैं तो आंख दिखा देते हैं, तो अगला समझ जाता है ये बहुत गुस्सा है। ये हो गया आपका हाव भाव। ठीक है। दूसरा देखते हैं, उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसे कि नर वानरों में देखा गया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हुई। बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है होमो हेबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिसके कारण उनके लिए बोलना संभव हुआ होगा। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। अच्छा, और पूछा जाए क्वेश्चन में जो भाषा का विकास कब हुआ, तो 20 लाख वर्ष पूर्व। स्वर तंत्र विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है। शिकारी संग्राहक समाज। यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। विनिमय मतलब सामान के बदले एक सामान से दूसरा सामान देना। ठीक है। अब उसका आता है हदजा समूह, जनसमूह। ये क्या है, तो यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते एवं उनका मांस खाते हैं। हादजा लोग जमीन एवं उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः इनके भोजन का 80% भाग वनस्पति जन्य होता था, यानी कि शाकाहारी 80% भाग। ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग अल्टीमीरा का गुफा की विशेषताएं। ठीक है। यह है अल्टमीरा, स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। यह गुफा इसके छत पर बने चित्रकारियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गुफा? अल्टामीरा, जो कि स्पेन में। इसकी चित्रकारियाँ में रंग की बजाय किसी प्रकार की लई
पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। यह चित्रकारियाँ बहुत ही पुरानी हैं परंतु देखने में आधुनिक लगती है, जिस पर पुरातत्वविद भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। मतलब इस तरह से जो चित्रकारी किया गया है ना, जो पुरातत्वविद विभाग के जो लोग हिस्टोरियन हैं वो भी विश्वास नहीं कर पाते, जो कैसे उस समय में ये लोग इतना अच्छा चित्रकारी और इस तरह के पेस्ट से कर लिया गया। लई, लई तो जानते हो कि लई हम लोग किसको बोलते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। हिमयुग का प्रारंभ। हिमयुग का आरंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिम आच्छादन से हुआ था। इसमें पृथ्वी के बड़े बड़े, आगे पढ़ते हैं, पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए। इससे जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास का मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया। इस तरह से जो है हिमयुग का शुरुआत हुआ। अब इसका अंत कैसे होता है देखते हैं। हिमयुग का अंत लगभग 13,000 वर्ष पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया, जिससे मनुष्यों में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि। ये सब किसके कारण से हुआ था? तो हिमयुग का अंत के कारण से। अब आगे आते हैं हम लोग नंबर दूसरा चैप्टर में क्या है, लेखन कला और शहरी जीवन। तो पहला क्या है, मेसोपोटामिया का अर्थ। तो ये क्या, यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। तो समझ में आ गया मेसोपोटामिया का अर्थ क्या क्या है, मध्य और नदी। ठीक है। मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तो दो नदी है, दजला व फरात नदी। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो क्या क्या इसके स्रोत है प्रमुख? तो पहला है इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं या बर्तन तथा लिखित दस्तावेज है। किसका? तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी इसी से मिलती है। मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी, अब इसके देखते हैं। तो इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन भाषा के, उसके बाद अक्कदी भाषा और बाद में अरमाइक भाषा बोली जाती है। यानी कि पहले सुमेरियन, फिर अक्कदी, फिर अरमाइक भाषा। ये सब कौन सा है? मेसोपोटामिया की भाषा है। ठीक है। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरमाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती है जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोले जाने लगी थी और आज यह भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। चलिए आज हम क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। फिर इसका अगला चैप्टर जो है कल आपको मिल जाएगा। एक कुछ दिन जो हम लोग 10-15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और देखेंगे, उस हिसाब से अगर आप लोगों को पसंद आता है तो फिर हम एक बार जो है इसका वीडियो लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम जो है एक वीडियो डालेंगे जिसमें जो है हिस्ट्री का 100 MCQs रहेगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद। और लाइक भी कर दीजिएगा। नया चैनल बनाए हैं और आप लोग का सपोर्ट रहा है तो थोड़ा कुछ अच्छा से करेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी हमारा वॉइस शायद सही से आप लोग को सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो इस पे भी हम जो है काम कर रहे हैं ताकि जो है एक बोलने के लिए सही से बोल पाए और वॉइस भी अच्छा जाए। धन्यवाद।